हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ टॉक्स दैट मैटर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा फर्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रखा है आजकल। दैट इज ईडब्ल्यूएस। वैसे बना तो बहुत अच्छे रीजन की वजह से है ईडब्ल्यूएस, बट उसका यूज उससे ज्यादा अच्छे रीजन की वजह से हो रहा है आजकल। अभी हम काफी सारे आर्टिकल्स या सोशल मीडिया में देख चुके हैं कि कैसे ईडब्ल्यूएस कई कई जगह पे मिसयूज हुआ हो रहा है। इस समय में दिवाकर आप बताइए कैसे क्या हो रहा है ईडब्ल्यूएस को लेके। क्या आजकल सोशल मीडिया और हर जगह में जो बातचीत हो रही है वो क्यों हो रही है अचानक ऑल ऑफ अ सडन ईडब्ल्यूएस को लेके। जब ये रिजर्वेशन जब हमारे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं था तो सबका ये कहना था कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कुछ रहना चाहिए, जो गरीब है स्पेशली, कि उनको कोई अपना हक मिले, इसके लिए कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए ईडब्ल्यूएस कोटा आया था, जिसपे हम 10% रिजर्वेशन देते थे उन लोगों को जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और जिनकी फैमिली इनकम, ये नहीं इंडिविजुअल इनकम नहीं, फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है। ठीक। तो हम्म। इससे ये जो सेक्शन ऑफ बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट एग्जाम में एक उनका अलग से रिजर्वेशन होता था, तो उनको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिलता था। अब जी। हमने क्या देखा है हाल ही में, ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें यूपीएससी क्लियर करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो मान लो जिनका रैंक आया 200 300, वो अपना ईडब्ल्यूएस अपने आप को डिक्लेयर करके और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के वो रैंक लेके आ रहे हैं 25 30, एक 100 के अंदर। अभी हमने हम्म। एक ऐसा ईडब्ल्यूएस फ्रॉड देखा हमने आजकल, जिसमें एक लड़की जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो जनरल कैटेगरी से आईपीएस बनी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर अगले साल उसने पेपर दिया और फिर वो आईएएस बन गई। सबसे हम्म। इंटरेस्टिंग बात इसमें पता चला कि जब वो उसने 2024 में वो पेपर लिखा था जिसमें वो आईपीएस बनी थी, उसमें वो जनरल कैटेगरी दैट इज अनरिजर्व कैटेगरी में थी। और जब उसने 2025 में वो आईएएस बनी और बहुत अच्छा रैंक लेके आई, 100 से कम, तब वो जब आईएएस बनी तब वो ईडब्ल्यूएस बन गई। तो हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग। एक यूट्यूबर है अमित खिलोर, वो वो उसने बोला कि क्या अजीब दुनिया है, एक लड़की आईपीएस बनने के बाद ईडब्ल्यूएस बन गई। मतलब आईपीएस हाँ, बनने का वही इतनी मेरा भी गरीबी सवाल आई कि था वो कि फैमिली इनकम आईपीएस कम होगी। आईपीएस बनने के बाद अचानक से आपकी सैलरी कम हो गई, यानी कि ओवरऑल घर की इनकम कम हो गई, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं। हाँ, तो ये जो चीज है वो लोगों को अब दिखने लगा है। ये एक कैटेगरी ऑफ फ्रॉड है जो हो रहा है यूपीएससी में। दूसरा जो एक बहुत पुराना टेक्निक है वो है अपने आप को डिसेबल डिक्लेयर कर दो, फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप ये ले लो। पर आज हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो अभी हम्म। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी, उनका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। 2025 के यूपीएससी में जो 104 लोग ईडब्ल्यूएस कोटा से जिनकी सिलेक्शन हुई थी, तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करा जिसमें पाया कि 64% बच्चे उस हाँ। 104 में से बहुत एक्सपेंसिव जो कोचिंग सेंटर्स है जिसकी फीस 2 लाख 2.5 लाख है, वो उन्होंने वो दे के वो वाली कोचिंग ले रखी है। अब ठीक है। इंटरेस्टिंग ये बात है कि हम ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसकी फैमिली इनकम पूरे साल की 8 लाख रुपए से कम है। और उसमें फिर एक 44% ऐसे बच्चे निकले जो प्राइवेट स्कूल में गए जहाँ पे फीस 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए थी। उसमें से 27% कुछ ऐसे लोग हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए, वो ऐसे लोग थे जिनके माँ बाप के पास खुद का बिजनेस है। और 9% तो ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग थे जिनकी खुद की कॉर्पोरेट जॉब थी। हम्म। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत बड़े लेवल पे है। और यूपीएससी ऐसा कुछ जो अपना जो ड्यू डिलीजेंस है वो नहीं कर पा रहा सही से। बट एट द सेम टाइम आई थिंक, जहां तक मुझे पता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैसे भी इशू किए जाते हैं एसडीएम या उसे डीएम लेवल के ऑफिस के थ्रू। तो एट द सेम टाइम कोई भी, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, सिर्फ यूपीएससी को नहीं ले रहे हम, बाकी एग्जाम्स में भी ये रखेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो दैट मीन्स किसी और ने ड्यू डिलिजेंस कर दिया है। तो अब हम फिर दोबारा ड्यू डिलिजेंस वाले प्रोसेस में क्यों जाएंगे? अगर मैं यूपीएससी के साइड से बोला जाओ कि नहीं, अगर ये वो इश्यू हुआ बहुत है। ही वैलिड क्वेश्चन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबका आप करो। जब एलिगेशन लगे कि ये इंसान, जैसे वो आपको मैंने वो लड़की का बताया जो पहले आईपीएस थी अनरिजर्व कैटेगरी से और फिर आईएएस बन हाँ, गई ये नहीं, ईडब्ल्यूएस से। आई थिंक इसमें तो इंटरेस्टिंगली
एक चीज जो हर एक सारे के सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉट जस्ट यूपीएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी या अदर ऑल्सो भी, बैंकिंग या कोई से भी ले लो, आप सारे स्टूडेंट्स जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हो उनका आप नहीं कर सकते। लेकिन जितने लोग आप सिलेक्ट करने वाले हो उनका तो आप बैकग्राउंड पूरा आप वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि 104 आप जस्ट लोग उस हैं तो। सर्टिफिकेट के बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि आई डोंट, यूपीएससी भी अगर आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए लगा रहे हैं तो हार्डली कितनी वैकेंसीज, क्या 1000 2000, उससे ज्यादा तो होती नहीं है। उतने स्टूडेंट्स का कंप्लीट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक, मेडिकल रिकॉर्ड या ईडब्ल्यूएस, सारे चेक्स तो कंप्लीटली किए जा सकते हैं ना, 1000 लोगों के तो किए ही जा सकते हैं। मैं चाहे वही बोल लाख, रहा हूँ कि 20 25 लाख अगर के तो नहीं प्राइवेट पॉसिबल है। कंपनी में जब आपकी नौकरी लगती है, हाँ तब अगर एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम सब कुछ कर सकती है, और मैं प्राइवेट कंपनीज में लाखों में कैंडिडेट्स है, यहाँ पे हाँ। आपके पूरे साल में 500 भी नहीं है, 500 1000 जो भी है, मतलब हाँ आईएएस आईपीएस तो और कम संख्या में है। पर जैसे ये ईडब्ल्यूएस का मैं बता रहा था 2025 का सिर्फ 104 बच्चे हैं। तो हाँ, अगर इंडियन एक्सप्रेस ये इन्वेस्टिगेशन करके निकाल सकती है ऐसी बातें कि तो ये आप 27% क्यों लोगों नहीं का, कर तो सकते? यूपीएससी ये काम क्यों नहीं कर सकती? हाँ, यानी कि अगर वो है फिजिकल डिसेबिलिटी इसमें देखा जाए, वो नंबर और छोटा हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस क्या है, टोटल नंबर का आपको 10% ही को ही मिल रहा है वो ईडब्ल्यूएस का, यानी कि अगर आप अनरिजर्व, टोटल रिजर्वेशन 50% रहती है एग्जाम्स के, उसमें 50 या 60% तक भी काउंट कर लो, 50 से मैक्स जाता नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी चल रहे हैं। तो अगर 50% रिजर्वेशन है तो आपके पास आधे ही है, आप वैसे भी सिलेक्ट सिर्फ वो कर रहे हो, क्या नाम, 1000 लोगों को कर रहे हो, 1000 में भी आप 500 को आपको देखना नहीं है, क्योंकि वो तो अनरिजर्व है, वो अपने उसमें ही आए हैं। जो 500 लोग जो रिजर्व्ड आए हैं उनको ही आपको चेक करना है अच्छे से। अब आप 500 लोगों के लिए भी वेरिफिकेशन आप नहीं कर पा रहे, वो भी इतनी बड़ी पोजीशंस के लिए, फिर तो ये कर समहाउ यहाँ पे आपको वो है टेक ग्राउंड लेना पड़ेगा कि नहीं, इनकी एकदम कंप्लीट वेरिफिकेशन हमें करनी चाहिए। राइट, और इसमें मैं एक पॉइंट जोड़ दूं, जो मैंने उस टाइम जब इंडियन एक्सप्रेस का जब रिपोर्ट आया तब मैंने यही बोला कि जो आईएएस आईपीएस अपनी करियर की शुरुआत ऐसे कर रहे हैं जिसमें वो फ्रॉड करके अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना रहे हैं और अपने आप को गरीब दिखा रहे, तो आप उससे कैसे जस्टिस की तवक्को रख सकते हो इन द लॉन्ग रन? हाँ, क्योंकि एट द एंड वो एक ऐसी पोजीशन, अब वैसे नहीं है कि ये कोई एक प्राइवेट पोजीशन में एक कोई बंदा फेक एक्सपीरियंस लगा के घुस गया, क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा, कोई प्रोजेक्ट में जाएगा, प्रोजेक्ट खराब कर देगा, कंपनी निकाल देगी बस। सही बात है। इससे ज्यादा क्या होगा, अगर मैं फेक एक्सपीरियंस लेके किसी भी प्राइवेट कंपनी में कहीं पे भी घुस गया, क्या होगा, मेरे को क्लाइंट पकड़ लेगा कि भाई ये बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसको आता नहीं है, ये गलत करके आया। बट यहाँ पे हम जो होल्ड कर रहे हैं वो एक बहुत ऑफिस, बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड की जाती है उनके द्वारा। वो फ्यूचर जाके फ्यूचर लीडर्स बनते हैं, फ्यूचर वो है पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, और वो अपना स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हैं। तो हाँ, ये दिवाकर योर पॉइंट इज करेक्ट कि ये कैसे हम अलाउ भी कर रहे हैं इस चीज के लिए, हमें तो बहुत पहले रखना चाहिए कि हम जो, क्योंकि यूपीएससी अपने में ही, अपने एग्जाम्स में ही सबसे पहले एक एग्जाम कंडक्ट का एक उनका सब्जेक्ट ही होता है एथिक्स, कि एथिक्स एक कहलाना। अब यहीं पे अगर फर्स्ट जो बंदा ज्वाइन कर रहा है वही ही एथिक्स फेलियर, एथिक्स मोरालिटी जा रही है डब्बे में, तो आगे का आप क्या देख सकते हो। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि मान लो एक आईएएस आईपीएस जब एक करप्ट प्रैक्टिस में पकड़ा जाता है, जो आजकल तो हमें बहुत ही न्यूज में दिख रहा है। मेरे राज्य का एक जो एसटी कैटेगरी से जिसको मिला था, उसको उड़ीसा में रंगे हाथों पकड़ा गया 10 लाख रुपए का ब्राइब लेते हुए बाय दी सेंट्रल विजिलेंस टीम, और उसको सस्पेंड कर दिया गया। और 1 साल बाद उसी इंसान को आप बहुत बड़े पोस्ट पे उसी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर लिया। हम्म। तो द पॉइंट इज, जब आपको पता है कि आप रंगे हाथों ब्राइब लेते हुए पकड़े जाने के बाद अगर आप 1 साल में फिर से आप ड्यूटी पे लग सकते हो, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों का क्या सिग्नल जाता है कि अगर आपने एक झूठा कास्ट का सर्टिफिकेट देके या झूठा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के अगर आप सिस्टम में घुस गए, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपका क्या बिगाड़ लेंगे? हाँ तो हमारा जो, जैसे हमें उस दिन हमने जो डिस्कस करा था कि कैसे फाइन का जो प्रावधान है इंडिया में बहुत कम है, सिमिलरली अभी क्या इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट जो नौकरियां है उसमें हम सस्पेंड तो कर सकते हैं, बट टर्मिनेट करने का जो प्रोसेस है उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए प्रेसिडेंट सिग्नेचर चाहिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो गवर्नर का सिग्नेचर चाहिए।
तो इसीलिए ये सारे जो डिसीजंस है इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। क्या करते डिपार्टमेंट से इसको सस्पेंड कर दो, बाद में देख लेंगे, जब मैटर शांत हो जाएगा फिर वापस ले आ जाएंगे। तो ये एक इशू आजकल रिकरिंग होता जा रहा है। तो वही बात है जो मैं बोल रहा था कि अगर मान लो आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो और आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे के आप आईएएस आईपीएस कुछ भी बन भी गए, तो इसका मतलब ये है कि जो एक हकदार असल में ईडब्ल्यूएस का था, जो एक गरीब बच्चा था जनरल कैटेगरी का, जिसका हक था वो सीट पाने का, वो आपने छीन लिया, जबकि आपके पास उससे ज्यादा रिसोर्सेस थे, पर आप वो रिजल्ट नहीं ला पाए, तो आपने अपना कैटेगरी चेंज करके उसका हक मान मान ली। तो ये एक सिस्टम चल रहा है। तो जो हम उस दिन बात कर रहे थे नीट पेपर लीक के बाद ये एक इशू है जिस पे आवाज उठनी चाहिए कि कैसे जो लोग सिस्टम के अंदर भी जा रहे हैं वो फेयर तरीके से नहीं जा रहे। पेपर भले ही सबने विदाउट लीकेज ही दे रखा हो, पर जो मार्क्स और कट ऑफ क्लियर कर रहा है वो कितनी सच्चाई से और ईमानदारी से क्लियर कर रहा है, वो एक सवालिया निशान है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नीट में जो लेट कमर्स आ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं एग्जाम सेंटर पहुंचने में। और हम आजकल काफी सारी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब में, इवन इंस्टाग्राम पे, कि कैसे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें जाने दीजिए, कैसे उनके पेरेंट्स बेहोश होकर उधर गिर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक साल एक बच्चे ने बहुत मेहनत की है एक एग्जाम के लिए, एंड सडनली जस्ट बिकॉज वो 5 मिनट लेट है उसकी वजह से उसको वह एंट्री नहीं मिल पाई और वो पूरा साल बर्बाद किया। काफी ज्यादा मेहनत सिर्फ उस बच्चे ने नहीं की है, उस बच्चे के माता पिता पे, उसके बाकी फ्रेंड्स सब ने सपोर्ट किया है, वो सारा का सारा सपोर्ट आई थिंक वेस्ट हो गया। क्योंकि अगर वो एग्जाम देने ही नहीं मिला तो अब किसी भी तरीके से कुछ किया नहीं जा सकता। सो इसमें दिवाकर आप क्या बोलना चाहोगे? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आई नो यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, यू हैव अ लीगल ओपिनियन, तो मुझे जानना नो, है कि इट्स नॉट अबाउट लीगल ओपिनियन। द थिंग इज, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी आप रूल बनाओ, ठीक है, कोई भी रूल बनाओ, आप एक इवेंट के कॉन्सिक्वेंस देख के वो आप रूल नहीं चेंज कर सकते। आप जैसे फॉर एग्जांपल सबको पता था एग्जाम शुरू होने से पहले कि अगर आप एग्जाम में लेट आए, लेट एज इन लाइक एग्जाम शुरू हो रहा है 2 बजे से और 1:30 बजे आपका जो गेट है बंद हो जाए, ये रूल सबको पता था। ए टू जेड सबको, बच्चों को भी पता था, उनके माँ बाप को भी पता था, जो सोशल मीडिया पे अपना कमेंट दे रहे हैं उनको भी पता था। पर हमने जो एक्सपेक्ट नहीं करा था वो था कि जब बच्चे लेट पहुंचे, हर जगह पे ही, हर शहर में ही थोड़े थोड़े बच्चे लेट पहुंचे, उसके बाद क्योंकि ये वंस इन ईयर अपॉर्चुनिटी होता है, तो अगर आपने एग्जाम नहीं दे पाए तो आपका एक साल पूरा बर्बाद हो गया टेक्निकली। हाँ। तो ऐसे बहुत बच्चे थे जिनका साल बर्बाद हो गया, जिसमें हमने देखा माँ बाप गार्ड के पैर पकड़ रहे, बच्चे रो रहे, एक बच्ची तो रेलिंग के ऊपर चढ़ गई कि मुझे अंदर जाने दो वैसा, पर उनको नहीं जाने दिया, तो उसमें बच्चे रो रहे हैं। और ये तो एक बात है कि हम एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इंसान हैं, भावुक तो हम भी होते हैं कि एक बच्ची रो रही है 16-18 साल की, और उसका करियर खत्म तो नहीं हुआ, करियर उस एक साल के लिए बर्बाद हो गया वैसा। हाँ, क्योंकि पर इसमें एक और इशू वैसा हो गया कि आई थिंक जब हम देते थे तब वो होता था कि बहुत सारे एग्जाम्स मिलते थे कि चलो एक छूट गया तो कोई नहीं, दूसरा एग्जाम है उसमें कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम है और एक ही एग्जाम है, इसके बाद दूसरा कोई और ऑप्शन भी नहीं है अब। लेकिन एम्स का अलग है, लेकिन अब सिर्फ 2 एग्जाम्स ही बचे हैं, अगर ये मिस हो गया और दूसरा वाला तो काफी अलग ही है। तो अगेन यहाँ पे फिर आप ऑलमोस्ट पूरा साल की सारी अपॉर्चुनिटीज सब कुछ ही एक साथ में खत्म हो गया। सो फॉर दिस मेरा एक व्यू पॉइंट वैसा रहता है कि आई एम सेइंग कि रूल्स नहीं चेंज किए जा सकते, दिस इज राइट, रूल्स नहीं चेंज होते, बहुत ज्यादा नहीं हो रहे थे। बट एट द सेम टाइम देखो, मैं अपनी वाले केस में बता सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेट गया हूँ, 5 मिनट लेट हुआ हूँ, गार्ड ने मुझे, फ्रैंकली कहो, गार्ड ने मुझे एंट्री दे दी थी उस टाइम पे। क्योंकि गार्ड, देखो रूल्स तो उस टाइम पे भी वही थे कि नहीं जा सकते, एंट्री अलाउड नहीं है, ये नहीं है, लेकिन गार्ड ने बोलता कि ठीक है 5 मिनट है, कुछ नहीं हो रहा, जल्दी से भागते हुए ऊपर पहुंचता। वहां पे मैं हरियाणा में गया था एग्जाम देने, वो उन्होंने हरियाणवी लैंग्वेज में बोला था कि भाई अरे छोरे इतना लेट का है था, और फिर भगा के भेजा जल्दी से कि जा जल्दी भाग, दौड़ दौड़, फिर दौड़ते हुए गए। आई थिंक इट इज नॉट अप टू लाइक लोगों के लिए रूल्स, लाइक हमने अभी कुछ देर पहले ही बोला रूल्स ब्रेक करने की पनिशमेंट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पे छोटा सा रूल था, थोड़ा सा बेंड किया जा सकता था।
तो मेरा ये, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर मुझे कोई इशू नहीं है लेट के हमारे बच्चे को आप एंट्री दे दो, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ ये इशू है कि जब आप लेट हो गए, एग्जाम जब ये वाले का एग्जाम मतलब खत्म हो गया या फिर शुरू होने से पहले आप लेट हो गए, जबकि आपको पता था कि लेट नहीं हो सकते ये वाले एग्जाम में। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब आपको पता था कि ये एग्जाम में नहीं लेट हो सकते और आप फिर भी लेट हुए, तो आप इस इस चीज के लिए अब हम रूल बैंड नहीं कर सकते, ये साल नहीं कर सकते। अगर हम अगले साल से रूल बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है तो वो जितना टाइम लेट आएगा उतना टाइम का उसका जो टोटल टाइम में से माइनस कर दो और उसको दूसरे एक हॉल में बिठा दो जहाँ पे वो किसी और के साथ टच में नहीं है या फिर कुछ कांटेक्ट नहीं है, ताकि अगर कुछ ऐसा किसी के मन में रहे कि वो पेपर लीक का स्कोप हो जाएगा या फिर किसी ने पेपर देख लिया तो उस बच्चे को कम्युनिकेट कर दिया। आई थिंक इतना ज्यादा लेट भी नहीं होता, 5 मिनट 6 मिनट ही लेट हो रहे होते हैं। तो वही बात और है, जब आप 5 मिनट वाला विंडो बनाओगे तो उधर भी और 5 मिनट बाद हाँ, कोई आ रहा होगा। वो फिर बाद में 5 मिनट नहीं, मैं उसकी बात नहीं कहा मैं। मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव वही रह रहा होता है कि रूल्स ऑन द पेपर नहीं चेंज हो रहे, लेकिन ऑन द ग्राउंड हल्का सा थोड़ा बहुत बेंट इधर उधर किया जा सकता है कुछ टाइम पे, कि हाँ 5 मिनट लेट है जाने दो, कि ठीक है कोई इतना नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि नीट देखो में। एग्जाम हमेशा जो भी गेट हमेशा मोस्टली एग्जाम्स में 15 मिनट आधे घंटे पहले क्लोज कर दिए जाते हैं, एग्जाम उसके बाद स्टार्ट होता है काफी आधे घंटे बाद। या फिर मोस्टली किसी किसी में आधे घंटे होता है, किसी में 15 मिनट बाद ही एग्जाम स्टार्ट होता है। तो कोई 15 मिनट 5 मिनट लेट भी हो गया तो 5 मिनट में एंटर कर ले सकता है, वो एग्जाम वैसे भी 25 मिनट है उसको, क्योंकि उधर जाके भी आपको वहाँ पे काफी सारे और भी वेरिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद जाके आपको सीट मिलते हैं, उधर बैठते हैं 5-10 मिनट उधर बैठ के आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। सो माय पर्सपेक्टिव इज दिस कि रूल्स रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चेंज किया जा सकता, और ऐसे भी नहीं किया जा सकता इस बार इतना बोला तो हमने 5 मिनट और बढ़ा दिया, अगली बार 5 मिनट और बढ़ा दिया। वो बोलेंगे कि तुम अपने दिमाग में ले आधा घंटा और कम लेके चलो, हमने अगर गेट क्लोजिंग का टाइम 1:30 बजे दे रखा है तो तुम अपने दिमाग में चलो गेट क्लोजिंग का टाइम 1 बजे का है, तो इसमें ऑटोमेटिकली तुम वहां पे टाइम पे पहुंच जाओगे। राइट, और इसमें जो एक चीज है जो हम भूल नहीं सकते कि जैसे हर चीज में, लाइफ में हर चीज में कॉन्सिक्वेंसेस है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर हम मैं फ्लाइट के लिए लेट हो गया, फ्लाइट तो मेरे लिए नहीं रुकेगी, फ्लाइट चली जाएगी। बट ये फ्लाइट वाली एनालॉजी जब मैं दे रहा हूँ तो कोई बोलेगा फ्लाइट तो दूसरी मिल जाएगी, नीट तो दूसरी बार नहीं होगा। सो आई हाँ अंडरस्टैंड इट इज अ हाई स्टेक थिंग, इसीलिए आप पहले पहुंचो। अगर आपका घर से सिर्फ एक ही घंटा में आप पहुंच सकते हो वो एग्जाम हॉल, आप 2 घंटे पहले निकलो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बता रहा है कि वो ये है कि रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे का नहीं था, 11 बजे का था। और हम्म आप 1:30 बजे गेट बंद होती है, उसके बाद आप 2 मिनट बाद लेट आए, तो सब वो 2 मिनट पे फिक्सेटेड है, पर आप एक्चुअली 2.5 घंटे आपके पास थे पहले रिपोर्टिंग करने का। हाँ, तो आप ये यू आर एक और एसेंशियली 2.5 घंटे लेट, नॉट 2 मिनट्स लेट। तो वैसा, अच्छा, तो ये वाला एक पर्सपेक्टिव का ये है। पर्सपेक्टिव। तो एक और मैं चीज है मैं हर मेरे को जगह कोई पे। इशू नहीं है, मैं मुझे मैं मुझे ये भी चलेगा कि उस बच्चे को एंट्री मिल जाए, पर ये नहीं हो सकता कि बच्चे, आप इस साल ऐसा कुछ रूल नहीं है कि ऐसे एंट्री दे सकते हैं, पर वो बच्चे लेट आई तो उसको एंट्री दे दिया। और जो तुम्हारे केस में हुआ वो अब नहीं इसलिए हो सकता क्योंकि नीट का जो एग्जाम है बहुत ही हाई स्टिक एग्जाम हो गया है, जिसकी वजह हाँ से स्पेशली इन सेंटर्स लाइक बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इन जगहों पे मीडिया का बहुत प्रेजेंस है। वहां पे 1:30 बजे के बाद गार्ड छुप के भी आपको नहीं घुसा सकता। आप हम्म अगर किसी किसी छोटे सेंटर में चले गए जहाँ पे मीडिया कवरेज नहीं हो रहा है, तो गार्ड ने भले ही आपको अंदर ग्राउंड रियल, आप जैसे बोल नहीं रहते ग्राउंड में क्या हो रहा है अलग ही हो रहा है, तो ग्राउंड में भी अलग वहां पे ही होना पॉसिबल है जहाँ पे मीडिया कवरेज नहीं हो रहा है। वहां पे अगर कोई मीडिया लाइव विजुअल्स बना रहा है कि देखिए गेट लग चुकी है, और एक गार्ड तब वो बच्चे को अंदर जाने दे रहे, तो वो गार्ड की नौकरी रहेगी कि नहीं? तो वो हाँ ऐसे सवाल है। तो वी कैन गेट लकी, मैं वही बोलूंगा कि इंडिया में पंक्चुअलिटी का तो इशू है ही, और ऐसे हाई स्टिक एग्जाम में सब पहले ही पहुंचो तो अच्छा है। अगर लेट हो गए तो उसमें रहता है कि अगर 5 मिनट वाले को दे रहे हैं तो शायद आधे घंटे वाले को क्यों नहीं देंगे, आधे घंटे उसका पेपर का आवर कम कर दो। ऐसे या डिबेट्स का कोई एंड नहीं है, पर हमें एक कंक्लूजन में पहुंचना है कि ठीक है इतने बजे तक आप आ जाओ, अगर नहीं आ पाए तो दैट्स इट, यू मिस द एग्जाम। या जैसे एक और एक चीज, पॉइंट हाँ जो आप एक और चीज जो मतलब सोशल मीडिया पे मुझे सुनने को मिला और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जैसे मान लो इंडिया जैसे यूएस में दो साइकिल होते हैं एडमिशन के, एक है स्प्रिंग वाला, एक है ऑटम वाला। तो एक जैसे मार्च अप्रैल में हो गया, एक सितंबर अक्टूबर में हो गया।
तो अगर वैसे ही आप एसएटी भी दे सकते हो अलग अलग बार, जीमेट भी दे सकते हो, हाँ आइल्स भी दे सकते हो, टॉफिल टॉफिल भी दे सकते हो। तो सवाल ये कि नीट 2 बार क्यों नहीं हो सकता, और हम ऐसे 2 सेशन में क्यों नहीं एडमिशन ले सकते। सिमिलरली जेई मीन्स तो अब 2 बार हो ही रहा है, तो नीट भी करवाओ 2 बार। तो ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, पर वही बात आ जाती है कि इनका जो कॉस्ट वगैरह है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है। पहले हम बात कर रहे थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराओ इसको, पहले पेन एंड पेपर छोड़ो, फिर 2 बार कराएंगे तो लीक लीक होने के चांसेस 2 बार है, अगर वैसे हाँ सोचेंगे तो। और जब तक कंप्यूटर बेस्ड करेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्ड करो, फिर दो दो बार करवाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज चाहिए वो अरेंजमेंट करवाओ। सो इससे हाई स्टेक एग्जाम, तो इसका सबसे सॉल्यूशन यही है जो गवर्नमेंट के पास अभी ये है कि आप जल्दी पहुंचो और हम इंडियन एयरफोर्स और टेलीग्राम बैन करके इसको सफल बनाएंगे हाँ बस। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में आज पूरे इंडिया में हर कोई बात कर रहा है, दैट इज द केतन अग्रवाल मर्डर केस। कि कैसे एक लड़के को, अच्छा, जो अपनी शादी के लिए पूरा तैयार था, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी वीडियोस डली है क्यूट कपल्स वाली, लव गोल्स वाली, कपल गोल्स वाली, एंड सडनली हमें न्यूज आ रही है कि उसका मर्डर हो गया। दैट इज, so I want to get some details about it, a little bit of details and some perspective from Divakar. So तो बात ऐसी है कि केतन का अभी हाल ही में ही डेथ हुआ। वो लोहागढ़ फोर्ट से ऊपर से गिर गया। तो उसमें तो पहले सबको लगा कि एक्सीडेंट है। फिर हम्म, बाद में जो विक्टिम की जो बहन थी, उसको बहुत हम्म, डाउट था। उसने पुलिस को बोला आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला जो उसकी फियोंसे थी, उसके 2000 बार कॉल कर चुकी थी एक और लड़के को जिसका नाम था चेतन। तो बात ऐसी है कि ये जब केस सामने आया, तो मैंने एक पोस्ट डाला कि एन अनमेरिड सन इज बेटर देन अ डेड सन। और जब yeah, मैंने ये पोस्ट डाला और डालने के बाद सब मुझे कमेंट में लिख रहे हैं कि तुमने ट्यूषा शर्मा केस के बारे में बात करी थी जो आप इसके बारे में बात कर रहे हो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने तो अतुल सुभाष के केस के बारे में भी बात नहीं करी थी। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि अतुल को जस्टिस मिले या ट्यूषा को जस्टिस मिले। बाकी टाइम मैं पॉलिटिकल इवेंट्स कवर कर रहा था तो मैं वो नहीं कवर कर पाया। और जब मैंने इस पे लिखा तो एक जेंडर के लोगों को लगा कि अब तो परपेट्रेटर जो है वो हमारे जेंडर से बिलोंग करते, तो हम इसको भी डिफ्लेक्ट करके दूसरे पे कैसे डालें। I think what about it तो अब बहुत कॉमन हो गया है थ्रू आउट ऑल द डिबेट्स। बहुत ज्यादा हमारा ये हो गया है कि हर चीज में हम वट अबाउटरी हमेशा रहते हैं। कि अगर हम इस चीज में अभी बात कर रहे हैं कि इसको लेकर बात करेंगे तो हर कोई बोलेगा कि व्हाट अबाउट दैट वन, कि उस टाइम पे क्यों नहीं बोला तुमने। हाँ, वही वही। तो बात ये है कि इंसान एक है, जैसे मैं इंसान एक हूँ और टॉपिक है हजार। तो मैं हमेशा देयर विल बी वन टॉपिक वेयर आई मिस आउट ऑन। तो उस पे कोई बोल सकता है तुमने उस पे क्यों नहीं बात करा और इस पे क्यों कर। मेरा हम्म, सिर्फ ये है कि जब आप ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के बारे में बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में आप व्हाट अबाउट करते रहो। इसका आइडियोलॉजी एक्स है, किसी का आइडियोलॉजी वाई है, वो आप करते रहो। पर जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, इससे तो बड़ा कुछ ट्रेजेडी नहीं हो सकता, किसी की मौत हो गई। अब उस पे भी व्हाट अबाउट कर रहे हो कि उस एंड वाले मौत पे क्यों नहीं द बात करी, इस प्रॉब्लम वाले पे। दैट आई एम ऑल्सो सेइंग कि व्हाट अबाउट रही, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, वो हमेशा से करते हुए आए हैं। मुझे आजकल जो सबसे ज्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम लग रही है वो मर्डर्स जस्टिफाई कैसे किए जा रहे हैं हर जगह पे। सही बात है। हाउ पीपल आर जस्टिफाइंग अ मर्डर, कि हाँ, तो जो भी इवन रीजन है इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड कि अच्छा ये रहा है। ये कोई वैसा नहीं हो रहा, कोई धर्म युद्ध नहीं हो रहा कि तुम जस्टिफाई कर सकते हो, या कोई वॉर सिचुएशन नहीं है जहां पे तुम किसी के डेथ को जस्टिफाई कर दे सकते हो। दिस इज द वो है कि तो कोई मैं ये अभी रीजन अभी है। मैं वही देख रहा था कि कोई लिख रहा है कि कैसे सिया जो कल परपेट्रेटर है, कैसे वो लड़की 20 साल की है, बस 20 साल की, और वो लड़का 26 साल का है, बहुत बड़ा एज गैप आ गया है। तो बेचारी 20 साल की, उसको समझा नहीं क्या करना चाहिए तो उसने मार दी। कोई बोल रहा है कि घर में इतना पेट्रियार्की था, और दिस इज अ वेरी फाइन कमेंट, बहुत पेट्रियार्की था घर में, तो बेचारी ना नहीं कर पाई। पर कितनी इंटरेस्टिंग बात है, दैट शी कैन से नो टू मैरिज बट कैन से यस टू मर्डर। दिस इज लाइक ए डिफरेंट लेवल तो ऑफ ऑपरेशन। सी आई एम सेइंग कि उस टाइम पे मर्डर का क्या रीजन रहा होगा वो रहेगा। वी नन ऑफ अस आर देयर कि जो हमें बता सकता है कि क्या रीजन रहा होगा, एग्जैक्ट रीजन क्या रहेगा वो वही बताएगी। लेकिन दिस इज नो वे कि आप उसको जस्टिफाई कर दे सकते हो किसी भी ऐसे एक क्राइम को, कि इस सब से कि नहीं ये रीजन हो सकता है। देयर इज नो रीजन टू जस्टिफाई।
कि हाँ अगर वही। यू कैन से कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा है, यही एक ऑप्शन था। नो, देर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक इंसान के पास हजारों ऑप्शंस रह सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वही एक ऑप्शन बचा हुआ होगा, बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर उसको जरूरत थी तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही भाग जाती, अगर इतना ज्यादा हो रहा होगा तो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन, आई एम जस्ट गिविंग वन। आप अगर निकालने में जाओगे तो आप भी कम से कम कमेंट्स में 20-25 आप भी निकाल दे सकते हो। सही बात है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, शायद ऐसा भी एक पर्सपेक्टिव है कि बहुत लोग जो मर्डर वगैरह ऐसे जो हीनस क्राइम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, कि इसके हम्म। ऊपर से धक्का दे दिया, नीचे गिर गया, बोल देंगे एक्सीडेंट है, और फिर बाद में शादी कर वो लेंगे। लोगों ने थोड़ी ज्यादा दृश्यम देख लिए, वो सोच रहे हैं कि हमने ऐसे प्लान करके कर लेंगे, हम बच जाएंगे, ये कर लेंगे। आज के देखते डेट हैं पे आप क्योंकि नहीं बच आज सकते। आज के टाइम पे तो वो बहुत मुश्किल है। और इतना आप शर्लोक होम्स वाला दिमाग आपके पास है नहीं। और जितना हम आपको शर्लोक लगता होम्स है। वाले टाइम पे भी नहीं है कि इतनी कम टेक्नोलॉजी वीक है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिकली आपको, पुलिस को अगर आपके बारे में जानना है तो वो आप जानते भी नहीं हो वो कितना डेटा आपके पीछे निकाल सकती है। आप एग्जैक्टली। बचपन से लेकर अभी तक क्या कर रहे हो, हर एक चीज निकाली जा सकती है। कभी इसी बात पे मैं अभी एक एक दर्शकों को एक स्टोरी बताऊंगा जो मैंने खुद कवर करी थी। तो हम्म। एक यूपी से एक टेररिस्ट की स्टोरी थी। मुझे नहीं पता था कि जब आपका जो सोशल मीडिया है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि जो सोशल मीडिया आपका और आप यूज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा तो एनक्रिप्टेड है और ये हम्म। सब है। जब पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट जब मेटा और ये जो भी ये जो सोशल मीडिया जायंट्स है उनको जब लेटर लिखती है कि ये क्रिमिनल है या फिर ये टेरर एक्ट में शामिल है और ये लो एफआईआर और इसका सारा डेटा मुझे दो, तो वो हैंड ओवर कर देते। तभी इसीलिए वो जो टेररिस्ट की स्टोरी जब मैं कवर कर रहा था और मैंने जो एफआईआर की कॉपी देखी और जो चार्जशीट देखा, उसमें मैं क्या देख रहा हूँ, उन्होंने चार्जशीट में क्या लगाया है, स्क्रीनशॉट लगाया है कि वो कैसे टेररिस्ट मैसेंजर पे हाँ, बातें कर रहा है दूसरे आई टेररिस्ट थिंक से। इसी को ही लेके एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रखी थी, जो टेलीग्राम और बाकी गवर्नमेंट के बीच में, कि टेलीग्राम ने हमेशा बोला कि हमारे पास कोई डेटा कंप्लीट एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ऐसे है, हम डेटा दे ही नहीं सकते। लेकिन वैसे आप मानो वो वैसे प्लेटफॉर्म बहुत कम है। अगर टेलीग्राम को भी वैसे पकड़ा जाए, ये किया जाए, तो शायद से उधर से भी डेटा कुछ ना कुछ तो निकल ही नहीं सकता नहीं, है। और टेलीग्राम की वैसे तो जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपका व्हाट्सएप है और लेट्स से हम बिलीव कर लेते हैं व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, पुलिस स्टेशन पे आप पहले ही जाओगे ना, आपको पहले लॉकर में डालेंगे और आपका फोन पहले रख लेंगे, हम्म। और फिर किसी एक्सपर्ट से हाँ, लाके वो लॉक किसी को उठवा एंड टू के एंड वो अभी चेक इंक्रिप्शन का करेंगे। इतना चिंता ही नहीं करनी, वो आपके फोन से ही निकाल लेगा। एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ ना आजकल, कि कैसे हम जो सोसाइटी इतनी बाइनरी में चीजों को देखने लग गए, कि पहले हम देखते थे कि विक्टिम है और जिसके साथ ये हुआ है, पर अब हम देख रहे हैं वो विक्टिम का जेंडर क्या है। जब जिस जेंडर का होता है उसी जेंडर के लोग बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम, दूसरे जेंडर के लोग चुप रहते हैं। बहुत जगह बहुत केस में वो लोग जाके आगे से जाके जस्टिफाई रैशनलाइज ये सब करते हैं। अभी ट्विशा शर्मा के केस में आप देखोगे कि मैक्सिमम जो लोगों ने पोस्ट डाला है वो औरतें हैं, और ये केतन अग्रवाल की केस में जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं वो मर्द है। और दोनों ही केस में दूसरे जेंडर के लोग बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत लोग तो ओपनली जस्टिफाई कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, और ये सब भी है। हाँ। वट आई ऑलवेज से कि ये जो केसेस होते हैं ना, फॉर एवरीवन, आपको एक चीज समझनी चाहिए, ये केस किसी भी तरीके से पूरी पॉपुलेशन को जस्टिफाई नहीं करते। ये केसेस हमेशा उस एक इंडिविजुअल को ही करते हैं। अगर कोई इसके बारे में बोल रहा है या कुछ बता रहा है, तो वो हमेशा उस एक इंडिविजुअल को ही बोल रहा है जिसने वो किया है। ये कभी भी एक्सटेंशन पे नहीं जा रहे होते। कोई भी क्राइम हो रहा है, ये हो रहा है, हमेशा उस एक को ही जिसने क्राइम किया है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो क्राइम किया है उसकी बात कर रहे हैं। पर जिसके आजकल ऐसा साथ हुआ नहीं है होता। उसकी बात हुआ है। नहीं नहीं, पर ये नहीं हो आजकल रहा ऐसा कि नहीं उसका होता। पूरा का पूरा हम, वो है उस एक को हाँ। लेके हम पूरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे, नहीं कभी नहीं, ये वो नहीं ऐसा हो। ही आजकल हो रहा है कि जो केतन के साथ हुआ उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मीम्स बन रहे हैं कि कैसे अतुल सुभाष की बीवी, वो एक औरत जिसने अपने पति को ब्लू ड्रम में डाल दिया, वो अभी एक और लड़की जिसने बोला था मुर्दे के मेल हाँ, प्राइवेट पार्ट के बारे में, वो, और सोनम रघुवंशी जिसने वो अपने पति को धक्का दे दिया था मेघालय में और उसको उधर मार दिया था गोर्ज में। तो ऐसे लोगों का एक मीम बना है। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि हम एक सिया के केस से, जिसने केतन अग्रवाल को मारा, कैसे हम 4-5 और केसेस को रख के सामने दिखा रहे कि हाउ एट्रोसिटीज आर हैपनिंग अगेंस्ट मैन। सिमिलरली वही काम दूसरे साइड से भी हो रहा है।
अभी ये हाँ हाल ही में ट्यूषा शर्मा का केस आया, तो ट्यूषा शर्मा के केस के बाद और 4-5 केसेस का ऐसे कंपाइलेशन बन गया कि देखो औरतों पे ही जुल्म हो रहा है और दूसरे वाले साइड में मर्दों पे ही जुल्म हो रहा है। और इसमें अब कुछ लोग ऐसे आ गए हैं वेरी इनसेंसिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ह्यूमंस who are justifying either of these crimes। तो हम्म सब आप डिस्कस कर रहे हैं कि शादी मत करो, ये एक दूसरा लॉबी है, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी से भी शादी करो, पर एटलीस्ट आप ये देखो कि आप ऐसे किसी पार्टनर से, मेल और फीमेल, इसके साथ नहीं हो जो किसी मर्डर को जस्टिफाई कर रहा है जस्ट बिकॉज दे बिलोंग, द परपेट्रेटर बिलोंग्स टू देयर जेंडर। If a man is justifying the death of Tusha Sharma, don't marry this man. If a woman is justifying the death of Ketan Agrawal, don't marry that woman। हम्म ये बहुत जरूरी हो गया है अब, बिकॉज क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब मेल फीमेल हेटिंग शुरू होगी, मैन आर हेटिंग ऑन वुमेन, वुमेन आर हेटिंग ऑन मैन, वैसा हो गया बहुत हाँ लार्ज वो तक स्केल जा पे। रहा है। ठीक है भाई।